बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ वजूहात थी, मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह सका और एक मेरे कान में इन्फेक्शन भी था, उसकी बहुत शदीद दर्द होती है और उस वजह से भी। दूसरा, मैंने एक वीडियो जो है वो बाकायदा उसको रिकॉर्ड किया और वो पेन की वजह से मैं उसको वो अपलोड भी नहीं कर पाया और वो काफ़ी ताख़ीर होगी उसमें। मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ, कोशिश करूँगा अब चीज़ें रेगुलर चलें। कुछ थोड़ा सा मैं सिग्नल से भी दूर था, मुझे ख़बरें भी नहीं प्रॉपर मिल रही थी, तो अब मैंने तमाम ख़बरों का जायज़ा लिया है। अब से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मैंने अपने सिस्टम को ऑन किया, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। तो ये बड़ा एक धमाका खेज़ किस्म का दिन था। हुकूमत ने अपनी तरफ से झंडे गाड़े हैं और अपनी तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में लोग बहुत मायूस हैं। ये मैंने अपना फ़ोन उठाया ना, तो इसके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हम तो यहाँ कारोबार ही नहीं करना चाहते। कई लोग ये कह रहे हैं जी आज हमें पाकिस्तान में बहुत मायूसी होगी। एक दो मेरे दोस्त लॉयर थे, उनके भी मैसेज आया, कहते जी हमारी अदलिया तो दफन हो गई। मेरे ख्याल में मायूसी वाली कोई बात नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है या अंधेरा बहुत ज़्यादा छा जाता है तो वहीं से रोशनी निकल कर आती है। मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिल नहीं छोड़ना। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान बोलते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है। तो अगर आप हार मान रहे हैं तो फिर आप हार के मुस्तहिक हैं, और अगर आप हार नहीं मान रहे, वो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तरमीम क्या बेचती है? कुछ भी नहीं। अभी सबसे पहले जो है वो सेनेट को इन्होंने चुना और सेनेट में तरमीम करने की कोशिश की पहले, और वहाँ पे 65 का फिगर इन्होंने बताया कि जी हमने पूरा कर लिया है। अच्छा, ये फिगर कैसे पूरा किया है? इसके अंदर दो तो बेचारे वो मेंगल साहब के सेनेटर्स हैं। एक फजलुर रहमान साहब ने अपने 5 वोट डाल दिए। अगर फजलुर रहमान साहब ना जाते तो ये तरमीम कभी पास ना होती। अख्तर मेंगल साहब अपने 2 लोगों को कंट्रोल कर पाते तो ये तरमीम कभी भी पास ना होती। लेकिन जो कुछ किया गया वो सबके सामने है। जैसे मास्क वाले लोग उनको लेकर आ रहे हैं, जैसे सेनेटर्स को पहुंचाया जा रहा है, ये भी अपनी नौयत की एक कमाल किस्म की जो है वो तरमीम थी। इसने निज़ाम को पूरी तरह नंगा किया। इस तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया, लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों की बहुओं को, बेटियों को, बीवियों को, उनको अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें जो है वो मजबूर किया गया, बच्चों को अगवा करके उन पर टॉर्चर किया गया। प्लास के साथ साहबजादा हामिद रज़ा बता रहे थे। तो ये जो कुछ भी हुआ ये इस मुल्क का रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया अपनी नौकरियां और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस लेवल तक गिर जाते हैं। यानी अच्छी बात है ना, हमें पता चल रहा है। अब सोचें जरा एक लम्हे के लिए, क्या 3 साल पहले हमें पता था कि ये लोग अपनी नौकरी के लिए इस लेवल तक गिर जाते हैं? जब कोई कभी कहता था तो हम कहते थे नहीं नहीं यार ये झूठ बोल रहा है। नहीं पता था ना। कभी 3 साल पहले हमें पता था कि काजी फायद ईसा जैसा एक जज आएगा जो आके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा देगा? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। क्या 3 साल पहले हमें पता था कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो सारा कुछ हम तो ये समझते थे पाकिस्तान के मफाद में करती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं नहीं, अपना मफाद भी होता है, अशराफिया का अलग मफाद होता है। तो 3 साल पहले क्या हमें पता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अंदर से मिले हुए हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं? नहीं पता था ना। अब हमें पता है। यानी बहुत सारी चीज़ें नंगी हो गई हैं। होने दें, जितने ज़्यादा इनके कपड़े उतरेंगे उतना गौर से हम इन्हें देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा जनाब इनकी औकात क्या है और ये क्या बेचते हैं। बहरहाल इन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने तौर पे एक आईनी तरमीम की है। उसके अंदर उन्होंने खेल क्या खेला वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें अपने रिकॉर्ड पे आप रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने खेल का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है अपनी तरफ से तरमीम करके। मैं बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि ये असेंबली जाली है। तो क्या जाली असेंबली एक तरमीम कर सकती है? किसी वक्त भी जब ये इलेक्शन चैलेंज होगा और पता चलेगा कि सारे फॉर्म 47 जाली हैं, तो फिर उनकी की हुई तरमीम कहाँ जाएगी? इस तरमीम की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है, क्योंकि असेंबली जाली है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुंह से कह रहे थे कि जाली असेंबली है, मैं क्यों इसके अंदर वोट डालूं और मैं नहीं इसका हिस्सा बनूंगा। इनको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि ये आईनी तरमीम करें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन फिर उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि फजलुर रहमान साहब ना एक्चुअली फजलुर रहमान साहब स्टेटस को में कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने आपको बहुत बताया था पहले भी। तो फजलुर रहमान साहब के जो बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा था ना कि वो अगवा हो गए हैं, अब ये अब्दुल शकूर साहब के बारे में, तो वो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। अगवा कोई नहीं हुए थे, वो अपनी मर्जी से अगवा हुए थे और वो एक प्रेशर बनाया गया था। इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी, मैंने इसको सबसे पहले ट्वीट करके बताया था, लेकिन उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल थी और उनके बड़े मामलात हैं। तो फजलुर रहमान साहब थे, फिर वो वापस जाके मिल भी लिए थे। तो ये एक प्रेशर भी था फजलुर रहमान साहब पे, नहीं फजलुर रहमान साहब की जानिब से पब्लिक पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि देखें जी ये वैसे भी पास करवा लेंगे तो मैं इसमें वोट डाल देता हूं। मैंने काला नाग कुचल दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं।
फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस आईनी तरमीम में से बहुत सारा गंद निकाल दिया, तो ये बात ठीक है। देखें, जो बात ठीक है वो बात ठीक है। इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात थी जिनको फजलुर रहमान साहब ने निकाला, लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पे टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजलुर रहमान साहब ने। यानी इस आईनी तरमीम में फजलुर रहमान साहब ने कुछ गलत चीजों को अगर निकाला तो दूसरी गलत चीजों के ऊपर मिठाई लपेट के अवाम को खिला दी, खा लो, शुगर कोटेड, कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसको अब आप माने, क्योंकि हमने जनाब बड़ी तको-दो के बात की। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बनी। यह सबसे अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा जी मैं इस गुनाह कबीरा का हिस्सा नहीं बन रहा, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि तो असम्बली जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि ये 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम पास करवा रहे हो। अच्छा, कई जो MNAs है ना, वो इमरान खान साहब को पहले ही धोखा दे चुके थे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कई MNAs ने इमरान खान साहब को धोखा दिया था, और उनकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है एक अलग बात है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब के 8 वोट वहां पे चले गए हैं। इस वक्त हुकूमत के पास 212 वोट हैं। पहले सेनेट में चले आ जाए, सेनेट में भी इमरान खान साहब के 3 सेनेटर धोखा दे चुके थे, एक खातून सेनेटर है, 2 मर्द हजरात हैं। ये इमरान खान साहब को धोखा दे चुके थे। इमरान खान साहब को 2 की शक्लें तो दिखा रहे हैं ना, एक खातून की दिखा रहे हैं डॉक्टर जरका की, और एक दिखा रहे हैं वो जो खैबर पख्तूनख्वा से फैसल, इनकी दिखा रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने 2 नंबरी की है। तो ये 3 लोग मुबैना तौर पे कंप्रोमाइज हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में। तो अब तो ये खातिर जमा रखें कि इनकी पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है, चाहे इन्होंने वोट डाला चाहे नहीं डाला। अब ये ना जिंदगी में दोबारा सेनेट में कभी इनको कोई पार्टी लेगी या इनको बनाएगी, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं बनाएगी। हालांकि इनको वादे किए गए, देखो ना फैसल वाडा भी तो सेनेटर बन गया, देखो ना मोहसिन नकवी भी तो सेनेटर बन गया, तो आपका पॉलिटिकल कैरियर कभी खत्म नहीं होगा, हम आपको फिर बनाएंगे। भाई जो पॉलिटिक्स करता है इंसान वो इज्जत के लिए करता है। अगर तो आपने पैसे कमाने के लिए की है तो ठीक है, फिर तो आपने खोला हुआ है बाजार, उसके अंदर बेचें अपने आप को, लेकिन एक्चुअली तो इज्जत कमाने के लिए करता है। तो इज्जत के लिए अब ये लोग तरसेंगे, ये जहां जाएंगे इज्जत के लिए तरसेंगे। इन्होंने वोट नहीं भी डाला ना, तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 2 लोग और PTI के 3 लोग ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। मेंगल साहब ने बड़ी कोशिश की अपने बंदों को रोकने की कि जनाब मेरे बंदे रुक जाएं, दोनों बंदे गायब कर दिए गए, लाके दोबारा उनसे वोट ले लिए गए। तो इस तरह इन्होंने 65 का फिगर पूरा कर लिया है। और फजलुर रहमान साहब का जो है, मैंने किरदार आपको बताया था, वो ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्टेटस को के साथ। तो फजलुर रहमान साहब ने ये किया, कुछ इनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया, कुछ उनको दे दिया। PTI को भी कह दिया कि देखिए जी मैं इतना कर सकता हूं, तो पब्लिक को भी बताया कि देखिए जी मैंने कितनी कोशिश की है। तो एक्चुअली ये अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। इसमें हुआ क्या, ये देर में रखिए आप चीज़ें। एक तो इन्होंने जो जुडिशल कमीशन है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, उसकी फॉर्मेशन तब्दील कर दी है। पहले इसमें 9 मेंबर्स होते थे। 9 मेंबर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस होते थे। उसके बाद इसमें अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा और एक रिटायर्ड जज, ये 9 होते थे। तो ये अक्सरियत से फैसला करते थे, जज अपॉइंट हो जाते थे। अब जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन में मजीद 5 बंदे शामिल करके तादाद 14 कर दी गई। ये 5 बंदे जो हैं ये पार्लियामेंट से शामिल किए गए। इसमें 2 सेनेट के और 2 कौमी असम्बली के, 4 बंदे ये शामिल कर दिए। और इसके अलावा एक अकलियत का मेंबर भी शामिल कर दिया, और वो स्पीकर बताएगा जनाब कौन सा है। तो स्पीकर बताएगा, तो स्पीकर वही बताएगा ना जिस जमात का स्पीकर होगा, हुकूमत का ही होगा ना स्पीकर, तो हुकूमत का ही नाम लेगा। तो इस तरह हुकूमत ने अपनी बड़ी ताकत हासिल कर ली है यहां पे कि जजेस कुछ भी चाहें, जितना मर्जी मेरिट के ऊपर जाएं, अगर किसी ने जज बनना है तो उसको सियासी जमातों से बेहतरीन ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। 3 सीनियर जजेस में से ही एक जो है वो चुना जाएगा और उसको बनाया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर तीसरे नंबर वाला इनकार करता है तो चौथे वाला तीसरे पे आके शामिल हो जाएगा, ये भी मुमकिन है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि ये भी हो सकता है। तो अगर याया अफरीदी साहब ने कहा जी मैं नहीं बनता, तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। और कोई पता नहीं याया अफरीदी साहब बने तो होगा क्या, क्योंकि देखिए काजी फायद ईसा साहब जैसा जज नहीं मिलेगा। ये आप मेरे से लिख कर लें कि अगर काजी फायद ईसा साहब के करीब कोई जज पहुंच सकता था, तो बहुत सारे जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं कोर्ट में, या कि वो कहते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के अंदर ये काबिलियत है कि वो काजी साहब के करीब पहुंच सकते थे, लेकिन काजी साहब का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता।
एक्चुअली जो बाकी 3 जजेज हैं टॉप के, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इन दोनों को तो कभी भी नहीं बनाएगी हुकूमत, बहुत मुश्किल है। हाँ, मंसूर अली शाह साहब को अगर कोई बात कहीं पे आ जाए, क्योंकि वकला की तहरीक अभी चलनी है। एक बात आप जहन में रखिएगा कि जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ी है और बड़ी कामयाबी से बड़े लंबे अरसे तक लड़ी है, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मुक्तदरा के पसीने छूट गए हैं। इस आईनी तरमीम के लिए उन्होंने वो सारे हरबे इख्तियार किए जो दुश्मन मुल्क के साथ किए जाते हैं, वो सारे हरबे इख्तियार किए जो आप मकबूजा इलाके के अंदर करते हैं, वो सारा कुछ करना पड़ा इस आईनी तरमीम के लिए। तो ये इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि कुछ भी जमहूरी अंदाज में नहीं हो सका। और इमरान खान ने बिलावल का असल चेहरा भी इस कौम को दिखाया, असल चेहरा। यानी बिलावल अगर जिंदगी में कभी बोले ना कि वो जमहूरी है, तो आपने इस बात पे यकीन कर लें, क्योंकि बंदा रात को ये कहेगा ये दिन है तो आप मान लेंगे ठीक है दिन है, लेकिन बिलावल बोले कि मैं जमहूरी हूं तो इसको अब नहीं मानेंगे हम। उसकी वजह यह है कि बिलावल ने सरेआम धमकियां लगाई हैं, सरेआम धमकियां लगाई हैं। और सबसे ज्यादा जोर बिलावल किस चीज पे दे रहे थे? बिलावल भी और नवाज शरीफ भी, ये दोनों लोग सबसे ज्यादा जोर मिलिट्री कोर्ट्स पे दे रहे थे ताकि इमरान खान साहब को फिक्स कर सकें। बहरहाल आज हम जरा अदालत के ऊपर रहेंगे। ये लड़ाई जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से निकलकर ये गले पड़ गई है अदलिया के। अब जो खास तौर पे नौजवान वकला है उनके अंदर बड़ी पहले ही बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि उनकी जो सीनियर क़यादत है वो कुछ ना कुछ करके इस सारे मामले को रोक कर रखेगी और इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर खराबा नहीं होने देगी अदलिया में। अब अदलिया के तो तोड़ दिए गए दांत, सो मोटो नोटिस अदलिया ले नहीं सकती, तमाम जजेस जो है उनकी कारकर्दगी रिपोर्टें जो है पार्लियामेंट में बनेंगी। ये अमेरिका में अच्छा लगता है, उसकी एक वजह है। अमेरिका में इसलिए अच्छा लगता है कि वहां फॉर्म 47 के ऊपर कोई नहीं आता। वहां पे जो है वो एक सरकारी ऑफिसर बैठ के पार्लियामेंट नहीं चला रहा होता यूनिफॉर्म में। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस मुल्क में जमहूरियत ही नहीं है, जहां पे औरतों और बच्चों को उठा के जो है वो आईनी तरमीम करवाई जा रही है, उस मुल्क के अंदर वो वाले कंप्रोमाइज पार्लियामेंटेरियंस वो करेंगे जजेस का एहतसाब। हद हो गई वैसे, जहां पे आधी पार्लियामेंट के ऊपर अपने मुकदमे बने हुए हैं। खुद इन्होंने करप्शन की हुई है, लीडरशिप ने करप्शन की हुई है, अपने सवालों के जवाब आज तक नहीं दे सके कि पैसा कहां से कमाया, मनी ट्रेल नहीं दे सके। वो लोग अब जिनके केसेस जजों के पास चलने चाहिए, अब जजों की कारकर्दगी का जायजा वो लोग लेंगे। यानी उल्टी गंगा इस मुल्क में अब बहेगी। और ये फजल रहमान साहब ने इसके अंदर रोल प्ले किया। फजल रहमान साहब ने, देखें, जहां नेगेटिव है वहां थोड़ा पॉजिटिव भी है। नेगेटिव तो फजल रहमान साहब का यही है ना कि उन्होंने अदलिया के दांत तोड़ दिए और कुछ चीज़ें ऐसी की जो मुल्क के अंदर बेहतर नहीं है। यानी अब आईनी बेंच बनाएंगे। यहां एक और सवाल पैदा होता है, आईनी बेंच बन जाता है 5 जजों का, फर्ज करें वो 5 जजेस एक फैसला देते हैं एक खास मसले के ऊपर, लेकिन उनसे पहले 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसी मसले पे फैसला दिया हो, तो फिर तो सुपरसीड हो जाएगा जो 10 जजेस का फैसला है। ये तरामीम बड़ी कमजोर है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मामला अल्टीमेटली अदालत में जाएगा। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद और इसके ऊपर फुल कोर्ट बन गया, तो इस तरमीम का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं अभी कि बहुत मुमकिन है कि ये लड़ाई चली जाए अदलिया में, और अदलिया में जो भी चीफ जस्टिस हो वो अगर फुल कोर्ट बनाएगा तो ये तरमीम जो है वो कलदम हो जाएगी और एक नया बहरान इस मुल्क में शुरू हो जाएगा। वकला तहरीक होती है या नहीं होती, क्योंकि देखें वकीलों की बहुत बड़ी तादाद में ये बात एक दफा नहीं कई बार कही है। वकला बार बार ये कहते चले जा रहे हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। अब देखना यह है कि यह हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता कैसे रोकती है। क्या वकला दमादम मस्तकलंदर करते हैं या नहीं करते? अभी तक तो वकला ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। हाँ, एक चीज मुझे कहनी पड़ेगी कि पॉलिटिकली भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता था और माहौल बना हुआ था। 4 और 5 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो किया, अपने कारकुनों को डी चौक में छोड़कर निकल लिए, वो एक ऐसा मौका था जहां पे ये तहरीक बहुत ताकत में आ सकती थी। पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने एक जाल बिछाया हुआ था एहतजाज का। उनका पूरा एक प्लान था जो इंतजार हुसैन पंजूता साहब दे रहे थे। वो पंजूता साहब भी गायब फिर उसके बाद से, आपको पता है। तो ये पूरा एक मंसूबा था इमरान खान साहब का कि हमने पब्लिक फोर्स के जरिए से, अवामी ताकत के जरिए से ये गैर आईनी तरमीम जो है इसका रास्ता रोकना है। इमरान खान साहब ने फैसला किया हुआ था। अब 4 और 5 तारीख को जिस बुज़दिली का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक भी काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं किया। यानी एहतजाज किया, ऐसा नहीं है कि कारकुन नहीं निकलते,
कारकुन निकलते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेलों में भी जाते हैं, डंडे भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक मूव बन गई थी ना, वो जो एक मोमेंटम बन गया था, उस मोमेंटम को एक्चुअली कुर्बान कर दिया गया उस दिन, सिर्फ मेरे ख्याल में अपनी खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत बचाने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये जो उस दिन का कंप्रोमाइज है वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसने इमरान खान साहब के कॉज को डैमेज किया, और प्रैक्टिकली ये डैमेज इमरान खान साहब का कॉज उस दिन हो गया था। अब कौमी असेंबली में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हुकूमत के पास है जी 212, 8 इन्हें मिल जाएंगे फजलुर रहमान साहब के 220, 4 मजीद चाहिए, 3 इनके पास पहले हैं, एक औरंगजेब खिच्ची, एक चौधरी उस्मान और एक ज़हूर कुरैशी। ये तीनों वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में है, इन्होंने बयान अल्फी जमा नहीं करवाया था पीटीआई को, तो हो गए 223। अब एक मेंबर चाहिए। अब एक मेंबर के लिए इनको 4 ऐसे लोग दस्तयाब हैं जिन्होंने अपना बयान अल्फी नहीं दिया हुआ, ये आज़ाद हैसियत में है। इन 4 के अंदर से किसी को भी ये उठा ले। मिसाल के तौर पर मुबारक ज़ेब को उठा सकते हैं, इलियास चौधरी को उठा सकते हैं, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन को उठा सकते हैं, रियाज फटियाना को उठा सकते हैं। इन 4 में से किसी एक का भी वोट अगर इन्हें मिल जाता है तो ऐसी सूरत में आईनी तरमीम फिर भी हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, एक बात आप सब ने अपने पल्ले बांध लेनी है कि ये जाली असम्बली है फॉर्म 47 के मुताबिक, और ये काजी फायद ईसा साहब की मेहरबानी से है। दूसरा, ये 63A का अगर रिव्यू का फैसला काजी फायद ईसा साहब सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में अपनी मर्जी का बेंच बनाकर ना करते तो कभी भी ये आईनी तरमीम पास ना होती, क्योंकि 63A का फैसला करवा के तमाम पॉलिटिकल लोगों को ब्लैकमेल करके उठाया गया, उसकी बुनियाद के ऊपर माहौल बनाया गया, फजलुर रहमान साहब को भी दबाव में लिया गया, तमाम लोगों को। अगर काजी फायद ईसा साहब 63A वाला काम ना करते तो ये तरमीम कभी ना होती, और 4 सीटें भी तो दी हुई है ना थोड़ा अर्सा पहले। काजी साहब ने नून लीग को 4 सीटें पीटीआई से छीन कर भी तो दी हैं थोड़ा अर्सा पहले। तो कोई एक एहसान थोड़ी है, तो काजी साहब की तारीफें तो सबने करनी है। अगले वीलॉग में कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।